इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अमित शाह ने बुलाई है पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की बैठक। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केंद्र शासित दादरा नागर हवेली, दमन दीव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दीव में बुलाई थी बैठक में मौजूद थे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, गोवा के प्रमोद सावंत गैर हाजिर रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, दमन दीव का प्रतिनिधित्व करते हैं उद्योग मंत्री सुभाष देसाई। कोरोना के कारण 2 सालों से नहीं हुई थी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में 30 मुद्दे उठे, 27 का समाधान हुआ, 3 पर बाद में चर्चा। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक और कई मुद्दों को लेकर के ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अमित शाह ने ये बैठक बुलाई पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केंद्र शासित दादरा नागर हवेली, दमन दीव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दीव में ये बैठक बुलाई थी। बैठक में मौजूद थे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, गोवा के प्रमोद सावंत गैर हाजिर रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, दमन दीव का प्रतिनिधित्व करते हैं उद्योग मंत्री सुभाष देसाई। कोरोना के कारण 2 सालों से नहीं हुई थी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में 30 मुद्दे उठे, 27 का समाधान भी हो गया, तो वहीं 3 पर बाद में चर्चा की जाएगी। यूपी के मंत्रियों को भाजपा सरकार की अनौपचारिक सलाह। राज्य से बाहर जाने पर मुख्यमंत्री योगी को सूचना दे, यात्रा के स्थान और समय की भी देनी चाहिए जानकारी। मंत्री काम में कोताही बरतते हैं तो नहीं होगा एक्शन, या कहें कि मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि मंत्री काम में कोताही तो नहीं कर रहे हैं, उपलब्ध हैं या नहीं, तमाम चीज़ों को लेकर के लगातार योगी सरकार एक्शन में है और सवाल भी लगातार उठ रहे हैं कि मंत्री काम को लेकर कितने अलर्ट हैं, क्या वो काम को लेकर उपलब्ध नजर आते हैं या फिर नहीं। इसके मद्देनजर मंत्रियों को देनी चाहिए यात्राओं की जानकारी। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि यूपी के मंत्रियों को भाजपा सरकार की अनौपचारिक सलाह दे दी गई है। राज्य से बाहर जाने पर मुख्यमंत्री योगी को सूचना देनी होगी, यात्रा के स्थान और समय की भी देनी चाहिए जानकारी। मंत्री काम में कोताही तो नहीं कर रहे हैं, उपलब्ध हैं या नहीं, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है और इसी के मद्देनजर मंत्रियों को देनी चाहिए यात्राओं की जानकारी भी। तो मंत्री कहां की यात्रा पर जा रहे हैं, इसको लेकर मंत्रियों को जानकारी देनी होगी। अनौपचारिक सलाह ये योगी सरकार के मंत्रियों को। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने 6 में से 3 सीटें जीती हैं। भाजपा के तीसरी सीट जीतने पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हनुमान चालीसा का अपमान करने वाले हार गए राज्यसभा चुनाव। निर्दलीय विधायक रवि राणा को भेंट की हनुमान चालीसा की प्रति। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के पति हैं विधायक रवि राणा। मुंबई पुलिस ने राणा दंपति को राजद्रोह के आरोप में किया था गिरफ्तार। राणा दंपति की ओर से कहा गया था कि मातोश्री के बाहर वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद शिवसेना की ओर से आंदोलन भी किया गया, उनकी गिरफ्तारी भी हुई और राजद्रोह का केस उन पर लगा। तो ऐसे में जब राज्यसभा चुनाव के परिणाम सामने आए तो ये मुद्दा एक बार फिर से उठ गया। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने 6 में से 3 सीटें जीती। भाजपा के तीसरी सीट जीतने पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा कि हनुमान चालीसा का अपमान करने वाले राज्यसभा चुनाव हार गए। निर्दलीय विधायक रवि राणा को उन्होंने हनुमान चालीसा की प्रति भी भेंट की। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के पति हैं विधायक रवि राणा। मुंबई पुलिस ने राणा दंपति को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टियों में मंथन का दौर शुरू हो गया है। नतीजों के बाद सभी पार्टियां जुटी है अपनी हार और जीत के मंथन में। राज्यसभा के लिए कुल 15 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव हुए। इनमें से 11 राज्यों की 41 सीटों पर 11 जून को ही निर्विरोध निर्वाचन। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा की सीटें घटने के बाद भी फायदे में। 57 सीटों के नतीजे आने के बाद सबसे ज्यादा 22 सीटें भाजपा को मिली। 9 सीटों पर जीत मिलने से कांग्रेस की राज्यसभा में सीटें बढ़ी है, लेकिन उम्मीद से कम। वहीं अपने सहयोगियों को साधने में सिकुड़ती नजर आई है समाजवादी पार्टी। आम आदमी पार्टी की भी राज्यसभा में सांसदों की संख्या 10 हुई है। आंध्र प्रदेश की 4 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस को मिली है जीत। बीजेपी और डीएमके 3-3, एआईएडीएमके, राजद, टीआरएस 2-2 सीटें जीतने में सफल रहे। जदयू, जेएमएम, शिवसेना, एनसीपी, सपा और रालोद के खाते में 1-1 सीट गई है।
एक सपा के समर्थन से तो निर्दलीय को भाजपा के समर्थन से जीत मिली है। अब राज्यसभा चुनाव के नतीजों का असर दिखेगा राष्ट्रपति चुनाव पर भी। लगातार चर्चाएं राज्यसभा चुनाव को जोरों शोरों पर थी, तो वहीं अब उसके बाद अब चर्चाएं हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के, और पूरा इम्पैक्ट राज्यसभा चुनाव के परिणामों का राष्ट्रपति चुनाव पर देखने को मिलेगा। और राज्यसभा चुनाव नतीजों के बाद अब पार्टियों में मंथन का दौर भी शुरू हो चुका है। नतीजों के बाद सभी पार्टियां अपनी हार और जीत के मंथन में जुट गई। राज्यसभा के लिए कुल 15 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव हुए। इनमें से 11 राज्यों की 41 सीटों पर 11 जून को ही निर्विरोध निर्वाचन हो गया। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा की सीटें घटने के बाद भी फायदे में है। 57 सीटों के नतीजे आने के बाद सबसे ज्यादा 22 सीटें भाजपा को ही मिली है। 9 सीटों पर जीत मिलने से कांग्रेस की राज्यसभा में सीटें बढ़ी है, लेकिन उम्मीद से कम। वहीं अपने सहयोगियों को साधने में सिकुड़ती नजर आई है समाजवादी पार्टी। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो वो भी राज्यसभा में सांसदों की संख्या बढ़ा चुकी है और उसकी संख्या हुई है 10। आंध्र प्रदेश की 4 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस को मिली है जीत। बीजेपी और डीएमके 3-3, एआईएडीएमके राजद टीआरएस को 2-2 सीटें जीतने में सफलता हासिल हुई है। जदयू, जेएमएम, शिवसेना, एनसीपी, सपा और रालोद के खाते में एक-एक सीट गई है। एक सपा के समर्थन से तो निर्दलीय को भाजपा के समर्थन से जीत मिली है। अब राज्यसभा चुनाव के नतीजों का असर राष्ट्रपति चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में 9 वोट नहीं जुटा सकी शिवसेना, इसलिए राज्यसभा की 6ठी सीट भाजपा ने जीती। भाजपा के धनंजय महाडिक ने शिवसेना के संजय पवार को हराया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, कुछ विधायकों ने वादा तोड़ा है। हितेंद्र ठाकुर और उनकी बहुजन वंचित आघाड़ी के विधायक संजय मामा शिंदे, श्याम सुंदर शिंदे, देवेंद्र भुयार इनमें शामिल है। शिवसेना विधायक सुहास कांडे का वोट निरस्त हुआ है। नवाब मलिक और अनिल देशमुख नहीं कर सके मतदान। कुल 9 वोट कम पड़ गए, इसलिए हार गए संजय पवार। तो लगातार चर्चाएं इस रोचक परिणाम को लेकर बनी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में 9 वोट नहीं जुटा सकी शिवसेना, इसलिए राज्यसभा की 6ठी सीट भाजपा ने जीती। भाजपा ने धनंजय महाडिक ने शिवसेना के संजय पवार को हराया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, कुछ विधायकों ने वादा तोड़ा है। हितेंद्र ठाकुर और उनकी बहुजन वंचित आघाड़ी के विधायक संजय मामा शिंदे, श्याम सुंदर शिंदे, देवेंद्र भुयार इनमें शामिल हैं। शिवसेना विधायक सुहास कांडे का वोट निरस्त हुआ है। नवाब मलिक और अनिल देशमुख वोट नहीं कर पाए। कुल 9 वोट कम पड़ गए, इसलिए हार गए संजय पवार। चलिए बात करते हैं बेहद महत्वपूर्ण सवाल की कि आखिर विपक्षी एकता की अगुवाई कौन करेगा। फिर ये सवाल उठा है क्योंकि ममता बनर्जी ने गैर भाजपा पार्टियों के 22 नेताओं को पत्र लिखा है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार तय करने के लिए बैठक बुलाई गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 15 जून को ये बैठक बुलाई है। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने कहा, इससे विपक्षी एकता को नुकसान। 15 जून को ही होने वाली है विपक्षी पार्टियों की एक और बैठक। ममता बनर्जी ने एक तरफा तरीके से लिया बैठक बुलाने का फैसला। तो ममता बनर्जी की ओर से कोशिश और कवायद लगातार की जा रही है कि एक मजबूत विपक्ष बनाया जाए, पर ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि विपक्षी एकता की अगुवाई कौन करेगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने गैर भाजपा पार्टियों के 22 नेताओं को पत्र लिखा है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार तय करने के लिए बैठक बुलाई है इस पत्र के माध्यम से। तो वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 15 जून को ये बैठक बुलाई है। तो माकपा नेता सीताराम येचुरी ने इस पत्र को लेकर के, इस बैठक को लेकर के कहा है कि इससे विपक्षी एकता को नुकसान हुआ है, क्योंकि 15 जून को ही होने वाली है विपक्षी पार्टियों की एक और बैठक। तो जब 2 विपक्ष एक साथ बैठक करेंगे तो कौन से नेता कौन सी बैठक में पहुंचेंगे, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। और सवाल उन तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं के ऊपर भी खड़ा होता है कि वो किसकी बैठक में पहुंचेंगे। तो ऐसे में ममता बनर्जी ने एक तरफा तरीके से बैठक बुलाने का फैसला लिया, क्योंकि जब मजबूत विपक्ष की बात होती है, एकजुट विपक्ष की बात होती है, तो ऐसे में फैसले भी कुछ इसी अंदाज में लेने चाहिए। पंजाब में संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव प्रचार जोरों पर है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे से खाली हुई है ये सीट। धुरी से विधानसभा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान। संगरूर लोकसभा क्षेत्र की सभी 9 विधानसभा सीटें आपके पास है। संगरूर लोकसभा क्षेत्र से आपके उम्मीदवार है गुरमेल सिंह।
कांग्रेस ने धुरी के पूर्व विधायक दलबीर सिंह गोल्डी को दिया टिकट। भाजपा के उम्मीदवार हैं बरनाला के पूर्व विधायक केवल ढिल्लो। शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार हैं कमलदीप कौर। बेअंत सिंह के हत्या के आरोपी बलवंत सिंह राजो आनाम की बहन कमलदीप। शिरोमणि अकाली दल यानी अमृतसर के उम्मीदवार हैं सिमरनजीत सिंह मान। इस तरह संगरूर लोकसभा सीट पर दिख रहा है 5 कोणीय मुकाबला। 23 जून को होगा मतदान, 26 जून को होगी मतगणना। इस सीट का मुकाबला अपने आप में बेहद रोचक हो चला है क्योंकि मुकाबला 5 कोणीय नजर आ रहा है। पंजाब में संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। प्रचार जोरों शोरों पर जारी है। तमाम पार्टियां पूरी कोशिश में लग गई है क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई है। धुरी से विधानसभा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान और ऐसे में उनको इस सीट से इस्तीफा देना पड़ा। संगरूर लोकसभा क्षेत्र की सभी 9 विधानसभा सीटें आम आदमी पार्टी के पास है। संगरूर लोकसभा क्षेत्र से आपके उम्मीदवार हैं गुरमेल सिंह। कांग्रेस ने धुरी के पूर्व विधायक दलबीर सिंह गोल्डी को टिकट दिया है, तो वहीं भाजपा के उम्मीदवार है बरनाला के पूर्व विधायक केवल ढिल्लो। शिरोमणि अकाली दल की उम्मीदवार है कमलदीप कौर। बेअंत सिंह के हत्या के आरोपी बलवंत सिंह राजो आना की बहन कमलदीप, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार हैं सिमरनजीत सिंह मान। इस तरह संगरूर लोकसभा सीट पर दिख रहा है 5 कोणीय मुकाबला। 23 जून को होगा मतदान, 26 जून को होगी मतगणना। लंबे समय से अस्वस्थ लालू प्रसाद राजनीति से दूर रहे। शनिवार को लालू ने पटना में मनाया अपना 75वां जन्मदिन। मार्च 1990 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे लालू प्रसाद। शपथ लेते ही पहुंचे अपनी मां मरछिया देवी के पास फुलवारिया। तो गोपालगंज जिले के फुलवारिया गांव में रहता था परिवार। मां से भोजपुरी में कहा, माई हम मुख्यमंत्री बन गए ने। मां ने पूछा ये क्या होता है? लालू ने कहा जमींदार से बड़ा पद। तब निराश हो गई मां। कहा मतलब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तब से अब तक राजनीति में लंबा सफर तय कर चुके हैं लालू। बिहार की राजनीति में अभी भी बना हुआ है लालू का दबदबा। तो बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें तो लालू प्रसाद यादव अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम बिहार की राजनीति में और आज भी उनका दबदबा देखने को मिलता है। लंबे समय से अस्वस्थ है लालू प्रसाद यादव, लेकिन राजनीति से दूर नहीं। शनिवार को लालू ने पटना में अपना 75वां जन्मदिन मनाया और ऐसे में उनका ये जन्मदिन शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा गया। कई जगह उनके समर्थकों और प्रशंसकों ने अलग अलग आयोजन किए। मार्च 1990 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे लालू प्रसाद यादव। शपथ लेते ही पहुंचे अपनी मां मरछिया देवी के पास फुलवारिया। गोपालगंज जिले के फुलवारिया गांव में रहता था परिवार। मां से भोजपुरी में उन्होंने कहा, माई हम मुख्यमंत्री बन गए ने। मां ने पूछा ये क्या होता है? लालू ने कहा जमींदार से बड़ा पद। तब निराश हो गई मां और कहा मतलब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तब से अब तक राजनीति में लंबा सफर तय कर चुके हैं लालू। बिहार की राजनीति में अभी भी बना हुआ है लालू का दबदबा। प्रयागराज हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रयागराज हिंसा के आरोपी पर प्रशासन की कार्रवाई हुई है। हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चला है। जावेद पंप के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। जावेद पंप के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। जावेद पर अवैध तरीके से घर बनाने का आरोप है। जावेद के घर के अंदर घुसे निगम के अधिकारी कर्मचारी घर के सामान को निकाला जा रहा तब पहले पुलिस के कर्मियों के द्वारा पहले घर से सामान निकाला गया और उसके बाद घर पर बुलडोजर चला। तो प्रयागराज हिंसा मामले के मास्टरमाइंड पर बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रयागराज हिंसा के आरोपी पर प्रशासन की एक कार्रवाई हुई है। हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चला है। योगी सरकार की ओर से पहले ही कह दिया गया था कि इस तरीके की घटनाएं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और ऐसे में बुलडोजर की कार्रवाई होगी और वही तस्वीर भी सामने आई। जावेद पंप के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने कार्रवाई की और जावेद पंप के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। जावेद पर अवैध तरीके से घर बनाने का आरोप है, तो वहीं जावेद के घर के अंदर घुसे निगम के अधिकारी और कर्मचारी और घर के सामान को बाहर निकाला गया। हालांकि नोटिस पहले ही निगम के द्वारा दे दिया गया था कि उनको घर खाली करना है, कोई घर में नहीं रहेगा इस तरीके की जब कार्रवाई होगी, पर उसके बावजूद भी सामान घर में था। तो ऐसे में निगम के अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की गई और सबसे पहले सामान बाहर निकाला गया और उसके बाद निगम का पीला पंजा जावेद पंप के अवैध निर्माण पर चला। मशहूर फैशन डिजाइनर प्रत्युषा गरिमेल्ला की संदिग्ध मौत हुई है। स्टूडियो के वॉशरूम में मिला है 38 वर्षीय प्रत्युषा का शव।
बंजारा हिल्स में एमएलए कॉलोनी के पास प्रत्यूषा का स्टूडियो है। पुलिस को जहरीली गैस सूंघकर आत्महत्या करने की आशंका है। हिंदी तेलुगु फिल्मों के कई कलाकारों के लिए काम कर चुकी है प्रत्यूषा। ऐसे में ये खबर सामने आई और संदिग्ध अवस्था में उनकी मौत हो गई। मशहूर फैशन डिजाइनर प्रत्यूषा गरिमेल्ला की संदिग्ध मौत हुई है। स्टूडियो के वॉशरूम में मिला है 38 वर्षीय प्रत्यूषा का शव। बंजारा हिल्स में एमएलए कॉलोनी के पास प्रत्यूषा का स्टूडियो है। पुलिस को जहरीली गैस सूंघकर आत्महत्या करने की आशंका है। तो वहीं हिंदी तेलुगु फिल्मों के कई कलाकारों के लिए काम कर चुकी है प्रत्यूषा। कश्मीर के राष्ट्रीय फिल्मोत्सव पर आतंकवाद का असर। नागरिकों की हत्या से कश्मीर का राष्ट्रीय फिल्मोत्सव स्थगित हुआ है। जम्मू कश्मीर प्रशासन, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का संयुक्त आयोजन 15 से 20 जून को श्रीनगर में होने वाला था राष्ट्रीय फिल्मोत्सव। फिलहाल राष्ट्रीय फिल्मोत्सव कुछ महीनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। अमरनाथ यात्रा के बाद अगस्त में हो सकता है यह आयोजन। तो ऐसे में बड़ा और अहम फैसला लिया गया है क्योंकि कश्मीर में लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही है। राष्ट्रीय फिल्मोत्सव पर भी आतंकवाद का असर देखने को मिला है। नागरिकों की हत्या के बाद कश्मीर में लगातार स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं और ऐसे में राष्ट्रीय फिल्मोत्सव भी स्थगित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का संयुक्त आयोजन है। 15 से 20 जून को श्रीनगर में होने वाला था राष्ट्रीय फिल्मोत्सव। फिलहाल राष्ट्रीय फिल्मोत्सव कुछ महीनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। अमरनाथ यात्रा के बाद अगस्त में इसका आयोजन हो सकता है। देश में एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। लंबे समय के बाद एक बार फिर सक्रिय मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। लगातार दूसरे दिन कोरोना के 8000 से ज्यादा मरीज चिन्हित हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8582 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 2922 केस महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। केरल में 2471 और दिल्ली में 795 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देश में एक्टिव केसेस की संख्या पहुंची है 44,513। पिछले 24 घंटे में 4 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है, जबकि 4,435 मरीज ठीक हुए हैं। रिकवरी दर 98.7% पहुंची है। रिकवरी दर बेहतर है, पर ऐसे में जरूरी हो जाता है कि वापस से सभी लोग एहतियात बरतें। देश में क्योंकि एक बार फिर से तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लंबे समय के बाद एक बार फिर मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। लगातार दूसरे दिन कोरोना के 8000 से ज्यादा मरीज चिन्हित हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8582 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 2922 केस महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। केरल में 2471 और दिल्ली में 795 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देश में एक्टिव केसेस की संख्या पहुंची है 44,513। पिछले 24 घंटे में 4 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है, जबकि 4,435 मरीज ठीक हुए हैं। रिकवरी दर 98.7% पहुंची है। मॉनसूनी दस्तक से गर्मी के साथ महंगाई पर भी राहत के छींटे। बीते माह घरेलू बाजार में खाद्य तेल के दाम 9% तक घटे। इस माह भी खाद्य तेलों की कीमतों में और गिरावट की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाई बढ़ना मानी जा रही है इसकी सबसे बड़ी वजह। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सनफ्लावर ऑयल, सरसों तेल, पाम कर्नेल ऑयल, तो वहीं नारियल तेल के भाव 2 से 13.5% तक घटे हैं। सोया तेल के दाम स्थिर रहे हैं और पाम ऑयल में मामूली तेजी आई है। घरेलू बाजार में सनफ्लावर ऑयल को छोड़कर सभी खाद्य तेल के खुदरा दाम 2 से 9% घटे हैं। रूस से सनफ्लावर ऑयल की आपूर्ति शुरू हो गई है। यूक्रेन से भी जल्द इसका निर्यात बहाल होने की संभावना है। तो एक और तो लोगों को राहत मिली ही है इस गर्मी से। जैसे ही मानसून ने दस्तक दी है, तो वहीं दूसरी ओर उम्मीद यही जताई जा रही है कि मानसूनी दस्तक के साथ महंगाई पर भी आम लोगों को राहत मिलेगी। बीते माह घरेलू बाजार में खाद्य तेल के दाम 9% तक घटे हैं। इस माह भी खाद्य तेलों की कीमतों में और गिरावट की संभावनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाई बढ़ना माना जा रहा है इसका प्रमुख कारण। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सनफ्लावर ऑयल, सरसों तेल, पाम कर्नेल ऑयल, नारियल तेल के भाव 2 से 13.5% तक घटे हैं। सोया तेल के दाम स्थिर रहे और पाम ऑयल में मामूली तेजी आई। घरेलू बाजार में सनफ्लावर ऑयल को छोड़कर सभी खाद्य तेल के खुदरा दाम 2 से 9% तक घटे हैं। रूस से सनफ्लावर ऑयल की आपूर्ति शुरू हो गई है। यूक्रेन से भी जल्द इसका निर्यात बहाल होने की संभावना। चलिए अब बात करते हैं इंडिया टुडे में राजस्थान की खास रिपोर्ट की। बिन पानी सब सून। जैसलमेर बाड़मेर में गर्मी ने जल संकट
बढ़ाया है, ये तय है। और जैसलमेर और बाड़मेर के लिए गर्मी में जल संकट सामान्य बात भी है, लेकिन इस बार पाली जिले में भी ट्रेन से पानी की सप्लाई की गई। पाली में 18 बांध होने के बावजूद इस कदर जल संकट रहा। बांधों के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण होने से ये संकट पैदा हुआ है। राज्य के 5 जिलों में 10 सालों में 92% तक गिर गया है भूजल स्तर। तो बड़ी चुनौती अपने आप में। हालांकि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में पानी की समस्या रहती है, पर इंडिया टुडे में राजस्थान की खास रिपोर्ट आई है, बिन पानी सब सून की। जैसलमेर बाड़मेर में गर्मी में जल संकट सामान्य बात है, लेकिन इस बार पाली जिले में भी ट्रेन से पानी की सप्लाई की गई। पाली में 18 बांध होने के बावजूद इस कदर जल संकट आया। बांधों के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण होने से ये संकट पैदा हुआ है। राज्य के 5 जिलों में 10 सालों में 92% तक गिर गया है भूजल स्तर। अब बात करते हैं इंडिया टुडे की आवरण कथा गैंग्स ऑफ पंजाब की। तो विदेशों में जड़ जमाए हुए हैं अपराधियों के गिरोह। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री भी इनके कब्जे में है। डकैती, लूटमार जैसी वारदात को देते रहते हैं अंजाम। सबसे बढ़कर खालिस्तानी प्यादे के रूप में कर रहे हैं काम। कुछ सालों से कनाडा बन रहा है पंजाब के गैंगस्टर्स का ठिकाना। पंजाब में इस तरह के आधा दर्जन गिरोह सक्रिय हैं। तो इंडिया टुडे की आवरण कथा की बात करते हैं। इस बार इंडिया टुडे की आवरण कथा है गैंग्स ऑफ पंजाब। विदेशों में जड़ जमाए हुए हैं अपराधियों के गिरोह। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री भी इनके कब्जे में है। डकैती, लूटमार जैसी वारदात को देते रहते हैं अंजाम। सबसे बढ़कर खालिस्तानी प्यादे के रूप में कर रहे हैं काम। कुछ सालों से कनाडा बन रहा है पंजाब के गैंगस्टर्स का ठिकाना। पंजाब में इस तरह के आधा दर्जन गिरोह सक्रिय हैं। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की दिक्कतें बढ़ाने वाली खबर है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी के साथ कनिष्ठ अभियंताओं की वार्ता बेनतीजा रही। मंत्री भाटी और विभागीय अधिकारियों के आश्वासन पर भी नहीं माने कनिष्ठ अभियंता। बिजली भवन में कल प्रदेश भर के कनिष्ठ अभियंताओं का महापड़ाव यथावत। ग्रेड पे 4810 इंक्रीमेंट और समयबद्ध पदोन्नति की है कनिष्ठ अभियंताओं की मांग। हालांकि एक बार फिर ऊर्जा मंत्री भाटी ने कनिष्ठ अभियंताओं से किया है आग्रह। कहा, पूरा प्रशासन कनिष्ठ अभियंताओं की मांगों के प्रति काफी गंभीर है। उपभोक्ताओं की दिक्कतों को देखते हुए एक बार फिर पुनः विचार करे कनिष्ठ अभियंता। तो तमाम मांगे और उन तमाम मांगों के साथ जो बातें की गई, जो वार्ता का दौर रहा, हालांकि वो बेनतीजा रहा।